Assalamu alaikum. I am Madiha Altaf and today we are going to study food processing and preservation. स्टूडेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में हम लोग लास्ट ये देख रहे थे कि कौन कौन से जो है वो हमारे मेथड या स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से जो है वो हम अपनी फूड को जो है वो प्रोसेस करके उसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लास्ट में हम लोगों ने ये देखा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जिसकी हेल्प से जो है वो हम अपनी जो है वो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कर सकते हैं अपनी फूड की। लास्ट में हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स स्टडी की थी कि फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो हम लोग अपनी फूड को जो है वो प्रिजर्व करते हैं। आज जो हम जनरली टॉपिक देख रहे हैं वो हमारा है यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर in food processing and preservation। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हमारी फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं उसको हम किस तरह से प्रिवेंट करें और अपनी फूड को जो है वो कुछ दिन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे या घर में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जब तक कि हमने जैसे ये स्टडी किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो ग्रो करने के लिए जनरली क्या होता है कि एक जो स्टेप होता है वो उसकी पीएच होती है, एक एटमॉस्फेरिक मतलब टेम्परेचर आ जाएगा जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ करेगा, दूसरा जो है वो आपकी उसमें मॉइस्चर लेवल आ जाएगा। इस सारी चीज़ों को जो है वो हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करके हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं वो स्टेप्स थोड़े से देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ मतलब किस तरह से टेम्परेचर की हेल्प से हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं जिससे हमारी फूड जो है वो प्रिजर्व होती है। इसमें जनरली हमारा ये आ जाएगा कि कुकिंग, पास्चराइजेशन, कुकिंग और स्टरलाइजेशन, केनिंग। ये आमतौर पे हमारे जो है वो 4 किस्म के जो है हमारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम अपनी फूड को प्रोसेस करके उसकी प्रिजर्वेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं। सबसे पहले अगर अब कुछ जो है इसमें से मेथड ऐसे होते हैं जो कि हम आमतौर पे इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमारे मतलब फूड में से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं, उसकी टेक्सचर, उसकी फ्लेवर, उसकी अपीयरेंस जो है वो मेंटेन रहे और उसमें से न्यूट्रिएंट लॉसेस ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले हम कुकिंग को देख लेते हैं कि कुकिंग का जो है वो हमारे स्टोरेज और पास्चराइजेशन में क्या रोल है। कुकिंग की हम जो है वो जनरली डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बेकिंग, बॉइलिंग, ब्रॉयलिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग, और स्टीविंग। अगर हम देखें तो ये सारी हमारी टेक्निक्स ये हैं जिसमें हम डिफरेंट किस्म की हमारी फूड जो लिक्विड है, जो सॉलिड है, उसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं और अपनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रिवेंट करते हैं। बेकिंग जनरली जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और एक मतलब लिक्विड सा जो बैटर वगैरह हमने बनाया हुआ है उससे जो है वो हम बेक कर लेंगे बेकिंग के थ्रू, और ये ओवन में होती है और जनरली जो है वो बेकिंग एक ड्राई हीट प्रोसेस है। बॉइलिंग और ब्रॉयलिंग जो है वो एक मॉइस्ट हीट प्रोसेस है। जिसमें जो है वो आमतौर पे हम फूड को जो है वो अपने किसी भी वाटर में और कोई भी सोल्यूशन जो है वो प्रिजर्वेटिव एजेंट वगैरह शामिल करके कुछ देर के लिए उसको बॉईल करते हैं और फिर उसके बाद उसकी माइक्रोबियल कंटामिनेशन ख़त्म हो जाती है। रोस्टिंग स्टीमिंग भी जो है वो हमारे मॉइस्ट हीट में ही आ जाएगा।
इसके अलावा जो है रोस्टिंग और स्टीविंग जो है वो हमारी, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई फैट वगैरह अपना ऐड कर लेते हैं। जैसे ऑयल्स वगैरह हम ऐड करेंगे तो उसमें हम डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग या जो भी हम फ्राइंग के लिए अपना ऑयल यूज़ करेंगे और उसके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट किस्म की फ्राइंग कर सकते हैं। उसमें 1 से 2 टेबल स्पून अगर हम ऐड करें जिसमें हमारी कोई भी फूड कमोडिटी पूरी तरह से डीप फ्राई नहीं हो रही तो वो लाइट फ्राइंग होएगी। अगर हम उसमें ज़्यादा जो है वो ऑयल यूज़ करें, उसे डीप करें, जैसे हम फ़िश वगैरह और अपने कटलेट्स वगैरह फ्राई करने के लिए करते हैं, तो वो इसी तरह ब्रोस्ट वगैरह के लिए तो वो जो है वो ज़्यादा उस पर फैट यूज़ करके उसको हम डीप फ्राइंग कहेंगे। ये डिफरेंट किस्म के कुकिंग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम उसको डायरेक्ट जो है वो फ्लेम पे उससे मतलब डायरेक्ट उसका कॉन्टेक्ट फायर से करके उसके माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। इससे हमारा जनरली ये होता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं और हम अपनी फूड को जो है वो कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। सेकंड में हम लोगों ने देखा कि कुकिंग के बाद हमारा आ जाता है मेथड ब्लांचिंग। ब्लांचिंग एक ऐसी टेक्निक होती है हमारी जिसमें हम फूड को 3 to 5 मिनट्स के लिए किसी भी वाटर सोल्यूशन में बॉईल करेंगे आफ्टर स्लाइसिंग, या फिर हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव एजेंट जैसे सल्फाइड्स वगैरह कुछ ऐड करके उसको बॉईल करेंगे ताकि उसकी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन खत्म हो जाए और फिर फर्दर हम उसे किसी एयर टाइट जार या केनिंग के थ्रू जो है वो हम उसको स्टोर करेंगे। ब्लांचिंग ऐसी टेक्निक होती है। ये सेकेंड नंबर पे था। फर्स्ट पे हमने कुकिंग कर ली। कुकिंग में जो है वो हम बेकिंग भी कर सकते हैं, बॉइलिंग, रोलिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग। सेकंड में जो है मैंने आपको बताया कि ब्लांचिंग होती है जिसमें ये भी एक मॉइस्ट हीट प्रोसेस है। जिसमें हम जो है वो कुछ देर के लिए अपनी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ख़त्म करने के लिए अपनी फूड को बॉईल करते हैं। थर्ड पे आपका पास्चराइजेशन आ जाता है। पास्चराइजेशन हमारा ये होता है कि हमने जब भी किसी अपनी लिक्विड फूड, हमारे फ्रूट जूसेस वगैरह हैं या हमारा मिल्क है, उसको हम लोगों ने स्टोर करना है तो हम उसको जो है वो पास्चराइजेशन के थ्रू, उस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं जिसमें हम अपनी लिक्विड फूड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करते हैं। पास्चराइजेशन में जनरली जो है वो 2 टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। एक लो टेम्परेचर हाई टाइम। इसमें ये होता है कि हमने अपनी स्लो जो है वो हीट पे ज़्यादा टाइम के लिए हमें अपनी कुकिंग करनी है। दूसरा हमारा जो है वो आ जाता है उसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है कि हम अपना टेम्परेचर को हाई रखना है और उसे थोड़े से टाइम के लिए बॉईल करना है। जैसे अगर हमारे पास कोई हमने मिल्क जो है वो परचेज़ किया, उसको या तो अगर हम लो टेम्परेचर हाई टाइम पे रखेंगे तो उसे हमें हल्की आंच पे 1 से 2 घंटे के लिए बॉईल करना होगा, या अगर हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे हमें 5 से 10 मिनट में जो है वो हमारा बॉईल हो जाएगा और उससे उसकी माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन ख़त्म हो जाएगी। फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर्स भी इसमें कुछ आ जाते हैं जिसमें ये होता है कि हम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। जनरली अगर हम देखें तो ये जो लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है इसमें जनरली 65 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसमें मिल्क के लिए जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 15 to 20 मिनट्स होगा, मिनट्स के लिए देंगे, और फ्रूट जूसेस के लिए भी इतना ही है। ये हमारा लिक्विड को जो है वो कॉन्टामिनेशन से प्रिवेंट करने का प्रोसेस है। अगर हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम की बात करेंगे तो उसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर, और वो हम कितने मिनट के लिए करेंगे? 15 मिनट्स के लिए। इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए करेंगे। अगर हम अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की बात करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा और ये 2 to 5 मिनट्स में हो जाएगा हमारा, इसमें आ जाएंगे। अब जब हमने इसको पास्चराइज कर लिया तो उसके बाद हम जो है वो उसको कुछ टाइम के लिए कूल डाउन करेंगे और हम अपनी बोटल्स में या हम अपने केन्स में उसको डाल के उसको फर्दर जो है यूज़ करने के लिए अपने एक रेफ्रिजरेटिंग पॉइंट पे जो है वो स्टोर कर लेंगे, जिसमें वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2 to 3 डेज़ जो है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें कोई माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपका उसको टेम्परेचर मेंटेनेंस ज़रूरी है कि किस टेम्परेचर पे आप उसको स्टोर कर रहे हैं। पास्चराइजेशन 2 तरह की हो जाती है, एक कॉन्टिन्यूस आ जाती है पास्चराइजेशन,
और दूसरी हमारी डिसकॉन्टिन्यूस पास्चराइजेशन है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि लो टेम्परेचर पे हम कुछ टाइम के लिए उसको हीट करते हैं या हाई टेम्परेचर पे या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ये हमारी कॉन्टिन्यूस है कि हमने एक ही टाइम में जो है उसको किसी जो है उसमें उसको बॉईल कर लिया है या उसको टेम्परेचर फॉर्म करके उसकी माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कर दिया। और डिसकॉन्टिन्यूस पास्चराइजेशन में ये होगा कि हम इसमें जो है वो वक्फे से उसको करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाई टेम्परेचर पे उसे बॉईल कर लिया, फिर उसके बाद वो कूल डाउन हुआ है या हम उसको फिर दोबारा हमने कंज्यूम करना है तो उसे दोबारा थोड़ा सा बॉईल कर लिया। इस तरह से हम वक्फे से उसको बॉईल करके करते हैं कि कॉन्टीन्यूसली टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करते, उसे गैप के साथ देंगे। लेकिन डिसकॉन्टीन्यूस पास्चराइजेशन में ये है कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि हम उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो बॉयल करके एक जगह पे स्टोर नहीं कर सकते। हम उसे अगर वक्फे से करेंगे तो इसमें चांसेस हैं कि वो ठंडा होने के बाद उसमें दोबारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होने शुरू हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो हमारी फूड में ज़्यादातर पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, उनका डिफरेंट किस्म का सर्वाइवल टेम्परेचर है। तो अगर तो कोई ऐसे वो डिसकॉन्टिन्यूस में अगर कॉन्टिन्यूसली हीट नहीं दे रहे तो किसी अगर लो टेम्परेचर पर किया है, ज़्यादा लो टेम्परेचर पर, तो उसमें ये चांसेस हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अपने फेवरेबल टेम्परेचर पे ग्रो कर सकता है। देन उसके बाद हमारा जो एक और टेक्निक आ जाती है वो केनिंग है। केनिंग जो है वो केनिंग किसी भी फूड की प्रिजर्वेशन का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कि हम उसके थ्रू जो है अपनी, चाहे हमारी सॉलिड फूड है या हमारी कोई लिक्विड फूड है, उसको हम जो है कुछ दिनों तक बल्कि कुछ मंथ्स तक भी अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। केनिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं कि हम किस तरह से जो है अपनी फूड को केन करते हैं। केनिंग के जो है वो हम प्रोसेसेस देख लेते हैं कि जब हम किसी भी फूड की केनिंग करने लगते हैं तो हमने फर्दर किस किस स्टेप को फॉलो करके जो है अपनी फूड को प्रिजर्वेशन की तरफ लेके जाना है। केनिंग जब हम सबसे पहले करने लगते हैं, केनिंग में पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा कि जो हमने रॉ मटेरियल मतलब जो फूड हमने मार्केट से परचेज किया वो रॉ फॉर्म में होती है, उसको हम पहले जब तक प्रोसेस नहीं करते तब तक वो रॉ मटेरियल ही रहेगा। रॉ मटेरियल अगर हमने कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट लिया है, सबसे पहले हम उसको घर लेकर आएंगे, उसकी स्लाइसिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, उसके बाद जो है वो उसको वॉश करके फिर जो है सबसे पहले प्रिपरेशन किया, हमने कोई मीट लिया है या कोई भी चीज़ लिया है उसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, उसकी स्लाइसिंग करनी है, ट्रिमिंग करनी है, फिर उसके बाद जो है उसकी ब्लांचिंग करनी है। ब्लांचिंग से मैंने आपको बताया कि जो हमने स्लाइसिंग किया उसको कुछ टाइम के लिए वाटर में जो है वो बॉईल करके उसको ब्लांच करना है। देन उसके बाद इसका जो अगला स्टेप आ जाता है वो फिलिंग है कि हमने जो वेजिटेबल जो है वो अपनी या फ्रूट जो हमने स्लाइसिंग वगैरह की है या मीट की हम जो है वो कर रहे हैं, ब्लांचिंग के बाद उसको हमने स्पेसिफिक जो है वो जार में या बोतल में जिसमें केन में हमने उसको स्टोर करना है, उसमें उस फूड को डाल दें। फिलिंग के बाद जो है वो सिरपिंग एंड ब्राइनिंग आ जाएगा। सिरपिंग एंड ब्राइनिंग का ये होता है कि जब हमने किसी भी फूड को जो है वो अपने किसी केन में डाल दिया तो अब हमने उसमें जो है वो एक लिक्विड सिरप एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करना है या कोई भी सोल्यूशन या कोई सल्फाइड ऐड करना है ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो ना करें। अगर हम किसी फ्रूट या वेजिटेबल की स्लाइसिंग करें, जैसे हम मार्केट से जो है वो फ्रूट कॉकटेल का एक केन परचेज करते हैं या पाइनएप्पल का, तो उसमें हम पाइनएप्पल जूस भी कुछ ऐड करते हैं जिसको हम सिरपिंग कहेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फूड कमोडिटी से है और उस पर कितने % जो है वो शुगर सिरप हमने ऐड करना है। और ब्राइनिंग में जो है वो हम कोई भी सल्फाइड या कोई प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन ऐड करते हैं उस केस में कि जब हम मीट की या किसी वेजिटेबल की स्टोरेज कर रहे हैं तो उसमें जो हम सोल्यूशन ऐड करेंगे वो ब्राइनिंग होगा। सिरपिंग एंड ब्राइनिंग करने के बाद जो है वो सिरप और ब्राइन जो है मैंने आपको बताया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस फूड कमोडिटी से है, उसमें कितने मोलर का सोल्यूशन जो है हमने ऐड करना है ताकि उसकी प्रिजर्वेशन हो सके। किस मेथड से इसको सिरपिंग और ब्राइनिंग को कि हमने कितना % ऐड करना है उसमें सिरप, उसको ब्रिक स्केल कहते हैं। एक
हमारे पास स्केल होता है जिसकी हेल्प से, ब्रिक्स स्केल की हेल्प से हम ये पता चला सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक फूड में हमने कितने % का जो है वो शुगर सिरप या हमने कोई अपना सल्फाइड वगैरह ऐड करना है, उसे ब्रिक्स स्केल सोल्यूशन, ब्रिक्स स्केल कहते हैं। देन उसके बाद हमारा जो है क्या आ जाता है, लीडिंग एंड स्लंचिंग। अब जब हमने किसी फूड, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल को ट्रीट किया, उसके बाद उसको ब्लांच किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके उसको जब हमने केन में फिल कर लिया, उसमें हमने अपना सिरप भी डाल दिया, तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब अपने केन को जो है वो हमने बंद करना है, उसके ऊपर उसका कवर ऐड करना है, उसको हम क्या, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, उसे हम लीडिंग या स्लिंजिंग कहेंगे कि हमने उस बोतल के ऊपर का कवर या कॉर्क जो भी थी जिससे हमने उसको कवर करना है, वो हमने उसका ढक्कन उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो फर्दर आ जाता है वो है एग्जॉस्टिंग एंड वैक्यूमिंग, कि अब जब हमने उसको कवर कर दिया, इस स्टेज पे हमने जो है उसे सील्ड नहीं किया था। जब तक कि हम उसमें जो प्रेजेंट एयर है उसको रिमूव नहीं करेंगे, तब तक जो है हम उसको जो है वो सील नहीं कर सकते। अब हम एग्जॉस्टिंग एंड वैक्यूम में जो उसमें फूड मतलब सोल्यूशन के बीच में और उसके कवर के बीच में जो एयर प्रेजेंट है उसको पहले रिमूव करेंगे, देन उसके बाद जो है उसको स्टोर करेंगे। एयर जब तक उसमें प्रेजेंट रहेगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कंटिन्यू रहेगी। जब तक हम उसका मॉइस्ट लेवल या एयर जो हमारी बीच में प्रेजेंट है उसको हम एक वैक्यूम के थ्रू प्रेशर दे के नहीं निकाल लेते, तब तक जो है वो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सीलिंग आ जाएगी कि जब हमने एयर रिमूव कर ली, फिर उसके बीच में अब कोई स्पेस नहीं रहेगी, तो फिर हम सील से जो है उसके कवर को सील कर देंगे। अब सीलिंग हो गई है, केनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सीलिंग के बाद भी जो है वो हम कुछ हीट प्रोसेसेस प्रोवाइड करते हैं उसको, ताकि जो हमारे कवर में या उधर कुछ रह गया है तो वो हम हीट प्रोसेसेस के थ्रू जो है उसको, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके केन में है या कोई अगर प्रेजेंट रह गए अंदर, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर के थ्रू हम उनको अपनी फूड से जो है वो प्रिवेंट कर दें। फिर हीट टेम्परेचर हमारा आ जाएगा, हीट प्रोसेसिंग आ जाएगी। आफ्टर सीलिंग जो है वो हमने अपने केन को हीट प्रोसेस देना है, जिससे उस पर मौजूद जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सारे किल हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट प्रोसेसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट प्रोसेसिंग क्या है कि हमारी माइक्रोबियल शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, हम ज़्यादा टाइम तक उसे स्टोर रख सकें, उसके कलर पे, टेक्सचर पे, टेस्ट पे कोई असर ना आए और न्यूट्रिटिव कंपोजिशन उसकी एज सच सेम रहे, इसलिए हम उसको हीट प्रोसेसिंग देते हैं अपने केन को। फैक्टर जो हमारे इन्हेंस करेंगे माइक्रोबियल एक्टिविटी को, वो हम काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें टेम्परेचर आ जाएगी, पीएच आ जाएगा, और हमारा मतलब ऑक्सीजन जो हमारी उसमें एरोबिक, नॉन एरोबिक बैक्टीरिया जैसे हमारे ग्रो करते हैं, वो सब फैक्टर्स उसके आ जाएंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी हीट प्रोसेसिंग अगर हम ना दें तो उस पर असरअंदाज होंगे और हमारी केनिंग को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे। फिर उसके बाद हम टाइम का भी इसमें रोल आ जाएगा, नेचर भी। फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं वो हमारी डिफरेंट किस्म के जो है वो हीटिंग टेक्निक्स होती हैं कि हम किस तरह से उसको डायरेक्ट हीट कर लें, या जैसे हम घरों में आमतौर पे फूड को प्रेशर कुकर में कुक करते हैं, उसको हाई टेम्परेचर देते हैं और वो किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें से किल हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये भी है कि कुछ हमारे न्यूट्रिएंट लॉस भी होंगे। जैसे अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे, कोई फूड कमोडिटी ऐसी है जिसको लो टेम्परेचर पे कुक करना चाहिए और कम टाइम के लिए कुक करना चाहिए, तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे वो भी जो है वो हीट से ऑक्सीडाइज होकर हमारी फूड में से निकल जाएंगे। फर्दर आगे जो है वो ये आ जाएगा कि जब हम ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद जब हीट प्रोसेस हमने उसको दे दिया डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करके, फिर हमने उसको कूल करना है। कूल करने के बाद एक लेबल करेंगे हम कि उसकी न्यूट्रिशन कंपोजिशन क्या है, या इसको यूज़ करने के लिए हमें कितने टाइम के बाद जो है वो इसको कितनी देर हमें कुक करना है, फिर हमने इसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद इसकी सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग आ जाएगी और फिर हम इसको जो है वो सप्लाई कर देंगे मार्केट में या जिधर भी हमने करना है, या हम अगर घर के किसी अपने छोटे पैमाने पे उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ उसको यूज़ करेंगे। ये आज हम लोगों ने जो आपकी फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 आपका रीड किया है, जो कि आप लोगों ने जो है वो अपनी बुक से एक दफ़ा स्टडी करनी